दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार with अंकित में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी साथियों का स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने इस सेशन को शुरू कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है भाई प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं, संदीप जुड़ चुके हैं, प्रदीप, प्रशांत, मोनी, धर्मेंद्र, अभिषेक, हर्ष, राजेश, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। ठीक है, चलिए सभी को भैया राम राम है। तो सेशन को शुरू किया जाए दोस्त, सेशन को शुरू किया जाए। आइए लेट ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रदूषण को। तो आपको पता है कि जो प्रदूषण होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। प्रदूषण क्या होते हैं भाई? कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि भैया सबसे पहले नंबर पे जो प्रदूषण आता है वो क्या आता है? वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मृदा प्रदूषण, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। इसके बाद आपका आता है जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि पांचवें नंबर पर आप लिख सकते हो कि भाई रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो कुछ ये प्रदूषण के प्रकार होते हैं। क्या हमको इन सब के बारे में पढ़ना होता है? नहीं। हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक है वो क्या है भाई? वाहन से निकलने वाले प्रदूषण या वाहन से स्पेशली होने वाले प्रदूषण। ठीक है, वाहन से होने वाले प्रदूषण। तो भाई जो दो प्रदूषण हैं, जैसे कि आपका वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण हो गया। वाहन से क्या होते हैं भाई? वाहन से यही दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो वाहन से दो प्रकार के प्रदूषण होते हैं, कौन से भाई? वाहन से होने वाले होने वाले प्रदूषण। ठीक है, यानी कि वेहिकुलर इमिशन, वाहन से जो उत्सर्जन निकलता है उसके कारण जो प्रदूषण होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वाहन से भैया एक तो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट सिस्टम से, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। दूसरी चीज क्या है भैया? ध्वनि प्रदूषण। जब इंजन चलता है, वाहन आपके रोड पर चलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है भाई? उसके कारण जो है आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, सबसे जो खतरनाक प्रदूषण होता है, सबसे जो खतरनाक प्रदूषण होता है भाई, वो वाहन से वायु प्रदूषण माना जाता है। तो जो वायु प्रदूषण है ये क्या है भैया? ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है। क्या है? सबसे खतरनाक प्रदूषण। क्या है दोस्त? सबसे खतरनाक प्रदूषण कौन सा है? तो सबसे खतरनाक प्रदूषण है आपका वायु प्रदूषण। एक्सेल एक्सेल नाम बहुत जगह था, तो भाई बताइए क्या जानकारी चाहते हैं आप? एक्सेल एक्सेल नाम बहुत जगह था तो वायु प्रदूषण क्या है भाई? सबसे खतरनाक प्रदूषण है। और ये किससे होता है? तो ये होता है आपका वाहन वाहन एवं उद्योगों उद्योगों से निकलने वाले निकलने वाले धुएं से। वायु प्रदूषण किससे होता है? वाहन और उद्योग से जो धुआं निकलता है उससे ये होता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है, जो फोकस करना है वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से पे फोकस करना है। अब बेसिकली देखिए, जब मैंने आपको इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ाया था तो वहां पे काफी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया था कि भाई कौन कौन से जो प्रदूषक तत्व हैं वो आपके इंजन से निकलते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग द्वितीयक प्रदूषक की। द्वितीयक प्रदूषक में जैसे कि आपका हो गया ओजोन हो गया, फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया, यानी कि प्रकाश रासायनिक जो है कोहरा आप जिसे बोल सकते हो।
ठीक है। एसिड रेन एक क्या है, द्वितीयक प्रदूषक में आता है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। एक प्रश्न पूछा था दिल्ली पुलिस में कि भाई, जो सिंपल प्रश्न है कि जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जो होता है ये मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, किस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जो ये वायु प्रदूषण है ये मानव के बेसिकली श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है भाई? श्वसन तंत्र को। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम को क्या करता है? प्रभावित करता है। सिस्टम को क्या करता है भाई? प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? वायु प्रदूषण जो होता है वो श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। अब आइए कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, आंतरिक दहन इंजन एक उपोत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के रूप में प्रदूषण उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है भैया? हानिकारक है। सिंपल चीज है। एक पारंपरिक वाहन, पारंपरिक वाहन का मतलब जो कि आपके जीवाश्म ईंधन से चले। पारंपरिक वाहन का मतलब समझ रहे हो? पारंपरिक वाहन ऐसे वाहन जो फॉसिल फ्यूल से चलें, यानी कि जीवाश्म ईंधन से चलें। तो एक पारंपरिक वाहन जो एक आंतरिक दहन इंजन से सुसज्जित होता है, जो पारंपरिक वाहन है वो किससे सुसज्जित होता है? इंटरनल कंबस्टन इंजन। और भाई जहां पर इंटरनल कंबस्टन इंजन होगा वहां पे पॉल्यूशन क्या होगा? होगा। परिवहन का एक साधन होने के अलावा रासायनिक और ध्वनि प्रदूषण का भी क्या होता है? स्रोत होता है। गर्मी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लो, क्योंकि फार्मूला जो लिखा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही लिखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड CO और पानी के अलावा निकास गैसों में कई रासायनिक यौगिक होते हैं जो उच्च सांद्रता में मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। सिंपल चीज है, एक सिंपल सी थियरी है। ठीक है, यहां पर जो भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में इन सारी चीजों को पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, आईसी इंजन वाहनों से दो प्रकार के प्रदूषण जो है क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। जो आईसी इंजन है वो दो प्रकार के जो है प्रदूषण को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, यानी कि इमिट करता है। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका प्राथमिक प्रदूषक उत्सर्जक, और दूसरा हो गया आपका द्वितीयक। दूसरा आपका क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया आपका द्वितीयक प्रदूषक उत्सर्जक, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इमिशन और प्राइमरी पॉल्यूटेंट इमिशन। इससे एक प्रश्न आपसे और दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया था कि भाई द्वितीयक प्रदूषक है, तो द्वितीयक प्रदूषक में वहां पर ऑप्शन दिया था ओजोन। तो आपको प्राथमिक प्रदूषक यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और द्वितीयक प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट दोनों के बारे में क्या होना चाहिए भैया? पता होना चाहिए। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या है? तो प्राथमिक प्रदूषक भैया वे प्रदूषक उत्सर्जन जो ईंधन के अधूरे दहन और वाष्पीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक उत्सर्जन क्या है? मतलब ये सिंपल समझो कि प्राथमिक का मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली जब आप फ्यूल को जलाते हो इंटरनल कंबस्टन इंजन में, तो डायरेक्ट इंजन से, मतलब इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन जब ये प्रदूषक पर्यावरण में जाते हैं तो और चीजों के साथ मिलकर, जैसे कि ओजोन है, तो ओजोन क्या करेगा भाई? जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब सूर्य के प्रकाश से मिलेगा तो क्या बना लेगा? फोटोकेमिकल स्मॉग, यानी कि प्रकाश रासायनिक धुंध क्या करेगा? बना लेगा। तो प्राइमरी क्या हो गया भाई? प्राइमरी तो आपको निकला नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेकिन उसने जाकर मिलकर क्या बना लिया भैया? फोटोकेमिकल स्मॉग। तो जो डायरेक्ट इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलता है, ठीक है, वो प्राथमिक प्रदूषक हो गया। और प्राथमिक प्रदूषक जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वहां अन्य चीजों के साथ मिलकर कुछ और प्रदूषक क्या कर लेता है? बना लेता है। तो जो यहां से निकला और एटमॉस्फेयर में कुछ उपलब्ध है, उससे मिलकर जो प्रदूषक बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको समझाई प्राथमिक और द्वितीय की, आपको समझ में आई? जो डायरेक्ट इंजन से निकल रहा है वो हो गया प्राथमिक प्रदूषक,
और इंजन से निकलने के बाद जैसे मान के चलो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकला, हाइड्रोकार्बन निकला, पार्टिकुलेट मैटर निकला, और बाहर जाकर वो किस अन्य तत्वों के साथ मिलकर एक दूसरे फॉर्म में दूसरा प्रदूषक बना लिया जो वातावरण या मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा भाई? वो कहा जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, देखो जैसे कि प्राथमिक प्रदूषक उत्सर्जन क्या है भाई? सबसे पहले तो देखो इंजन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। सल्फर ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलता है, लेकिन सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसके बाद वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक क्या है भाई? जैसे आप देखो पेट्रोल ले लो, ठीक है, पेट्रोल अब कैसा है भाई? अभी कुछ देर रख दोगे धूप में तो उड़ जाएगा, तो वो जाके क्या कर रहा है? जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उड़ जा रहा है, तो प्रदूषक का ही तो क्या कर रहा है? प्रदूषक का ही तो काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एरोसोल। एरोसोल में धूल, राख, नमक के कण ये आ जाते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सारे प्रदूषक कैसे हो गए? सारे प्रदूषक हो गए प्राथमिक प्रदूषक, यानी कि प्राथमिक रूप से वातावरण को क्या कर रहे हैं? ये प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद आता है द्वितीयक प्रदूषक उत्सर्जक। अब द्वितीयक प्रदूषक मैंने आपको अपनी भाषा में समझा दिया। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक उत्सर्जन से निकली गैसें वातावरण में अन्य रसायनों से या अन्य गैसों से या अन्य चीजों से मिलकर गैसों के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखो उदाहरण क्या है? स्मॉग। स्मॉग मतलब धुंध या कोहरा। इसके बाद आपका आ गया पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो पैन। इसके बाद द्वितीयक कण पदार्थ यानी कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। इसके बाद आप क्या आ गया? ओजोन। ये आपसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया था कि ओजोन कैसा प्रदूषक है? ओजोन कैसा प्रदूषक है? तो आप क्या बताओगे भैया? जो ओजोन है वो द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर की परीक्षा में पूछा गया था। पहला प्रश्न क्या था भाई? पहला प्रश्न ये था कि जो प्रदूषण निकलते हैं वो क्या किस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं? तो आप कहोगे श्वसन तंत्र, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। और यहां से पूछा गया था ओजोन से प्रश्न कि ओजोन किस तरह का प्रदूषक है या निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो आप क्या बताओगे? ओजोन। और ओजोन आपका होता है, आपका ओजोन का जो फार्मूला होता है ये आपका होता है O3। ओजोन का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई? ओजोन का फार्मूला होता है O3। और इसके बाद अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा भी क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। जब आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ये सब जब जाके एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, उससे मिलते हैं, तो ये H2SO4 और HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और फिर वही जो है जब पानी बरसता है तो उसी के साथ वो एसिड रेन में निकलता है। एसिड रेन हमारी इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, एरोसोल जिसमें आपका धूल, राख, नमक के कण इत्यादि आ गए। इसके बाद पार्टिकुलेट मैटर। ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे हैं प्राथमिक प्रदूषक। इसके बाद द्वितीयक प्रदूषक की बात करें तो जब ये प्राथमिक प्रदूषक एटमॉस्फेयर में गए तो दूसरे पदार्थों के साथ अपक्रिया करके एक अलग तरह का प्रदूषक बना लिया, पॉल्यूटेंट बना लिया, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक में आपका स्मॉग। स्मॉग जिसे आप लोग बोलते हो प्रकाश रासायनिक धुंध, यानी कि फोटो केमिकल स्मॉग। स्मॉग क्या है भाई? यही है आपका फोटो केमिकल स्मॉग, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो प्रकाश रासायनिक, प्रकाश रासायनिक धुंध। क्या बोलते हो आप? प्रकाश रासायनिक धुंध। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया द्वितीय प्रदूषक का? स्मॉग, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, द्वितीय कण पदार्थ यानी कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन और अम्लीय वर्षा। ये सभी क्या है भैया? द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई कि ये जो डायरेक्ट निकलते हैं, ये जो डायरेक्ट पॉल्यूटेंट निकलते हैं इंजन से, ये क्यों निकलते हैं और किस प्रकार के इंजन से इनका उत्सर्जन ज्यादा होता है या किस प्रकार के इंटरनल कंबस्टर इंजन से इनका उत्सर्जन कम होता है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं।
चलिए, तो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो भैया डीजल इंजन में आप ध्यान रखना कि इधर डीजल है, इधर क्या है, पेट्रोल है। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन डीजल इंजन में क्या होता है भाई, कम होता है। क्या होता है, डीजल इंजन में कम होता है। जबकि पेट्रोल या पेट्रोल इंजन में इसका क्या होता है भाई, जो उत्सर्जन होता है हाइड्रोकार्बन का, ये क्या होता है, ये उच्च होता है। क्यों होता है, तो भाई अगर अधूरा दहन होगा, अधूरा दहन मतलब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, समृद्ध वायु ईंधन मिक्सचर यानी कि रिच मिक्सचर अगर आप प्रोवाइड करोगे, रिच मिक्सचर, तो उसके कारण हाइड्रोकार्बन होगा। इंजन चालू ना होना, ठीक है, मतलब जब इंजन क्या करेगा, मिस फायर करेगा, इंजन क्या करेगा भाई, मिस फायर, ठीक है। और इसके बाद सिलेंडर की दीवारों पर अगर चिपका हुआ ईंधन होगा तो उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोकार्बन आपका अधिक निकलेगा। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन किस प्रकार के इंजन में ज्यादा होगा, तो पेट्रोल इंजन में जो हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है वो क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। इसके बाद बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डीजल इंजन में जो उत्सर्जन होता है ये कम होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में इसका उत्सर्जन उच्च होता है। और इसका सबसे मेन कारण होता है अधूरा दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन। जब इनकम्प्लीट कंबस्टन कब होगा भाई, जब हवा या ऑक्सीजन की कमी होगी। और आपको पता है कि इंजन इतनी तेज चलता है और इतनी तेज जो है उसमें सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट होता है, कितना भी आप हवा की सप्लाई कर दोगे तो इतनी तेज प्रोसेस होता है, तो इस वजह से जो फ्यूल को कहीं न कहीं ऑक्सीजन कम पड़ ही जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलेगी ही, ठीक है। उसके लिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर वाला जुगाड़ जो मैंने आपको इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में पढ़ाया है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड डीजल इंजन में कम निकलता है, जबकि पेट्रोल इंजन में क्या निकलता है, ज्यादा निकलता है। किस कारण, इनकम्प्लीट कंबस्टन। और इनकम्प्लीट कंबस्टन कब होगा, जब हवा या ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट लगाते जाओ, ठीक है, इस तरीके से। अगला है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अब इसका जो होता है उत्सर्जन वो डीजल इंजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड किस प्रकार के इंजन में ज्यादा निकलता है, तो आप कहोगे डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कम होता है। इसका कारण क्या है, उच्च दहन तापमान यानी कि हाई जो कंबस्टन प्रेशर है, प्रेशर हाई कंबस्टन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ज्यादा आपका निकलेगा। इसके बाद अधिक मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि दुबला वायु ईंधन मिक्सचर यानी कि लीन अगर एयर मिक्सचर हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा, लीन एयर मिक्सचर, लीन एयर मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा, उसके कारण भी हमारा नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो क्या होगा भाई, वो ज्यादा निकलेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पार्टिकुलेट्स यानी कि पीएम, पार्टिकुलेट मैटर। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसका उत्सर्जन डीजल इंजन से ज्यादा होता है। डीजल इंजन से क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन ज्यादा होता है। इसीलिए डीजल इंजन में पार्टिकुलेट मैटर को बाहर ना जाए एटमॉस्फेयर में, कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भाई, हम लोग लगाते हैं डीपीएफ, ठीक है। और डीपीएफ मैंने आपको बताया है, डीजल पार्टिकुलेट, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। क्यों, क्योंकि डीजल इंजन से जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका उत्सर्जन क्या हो रहा है भाई, उसका उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। और पेट्रोल इंजन में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका उत्सर्जन क्या होता है, उसका जो इमिशन होता है वो कम होता है। किस कारण होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो किस कारण निकलता है, अधूरा दहन, इनकम्प्लीट कंबस्टन और समृद्ध वायु ईंधन मिक्सचर यानी कि रिच एयर मिक्सचर के कारण ये निकलता है। आप क्या कहोगे, रिच एयर मिक्सचर, रिच एयर मिक्सचर। तो ये जो प्राथमिक प्रदूषक थे ये किस प्रकार के इंजन से ज्यादा निकलते हैं, किस प्रकार के इंजन से क्या होते हैं भाई, ज्यादा निकलते हैं, और इनका निकलने का कारण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आइए एक बार फिर से बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन है तो डीजल इंजन से क्या निकलेगा, कम, पेट्रोल इंजन से ज्यादा। क्यों निकलेगा वो रीजन यहां पे लिखा हुआ है। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड डीजल इंजन से निकलेगा कम, पेट्रोल इंजन से निकलेगा ज्यादा। क्यों निकलेगा ये आपको यहां पे बता दिया। आगे बढ़े अगर, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड डीजल इंजन से ज्यादा निकलेगा, पेट्रोल इंजन से कम निकलेगा। क्यों निकलेगा
ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद बात करें पार्टिकुलेट्स यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का जो उत्सर्जन होगा वो डीजल इंजन से ज्यादा होगा, पेट्रोल इंजन से कम होगा, और क्यों होगा आपको यहाँ पे बता दिया। इतना क्लियर है कि नहीं भाई, बताइए। इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए। अब जैसे आपने पढ़ लिया कि भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो वाहन से होने वाले जो इमिशन हैं वो दो प्रकार के, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जिसे आप लोग बोलते हो प्राथमिक प्रदूषक, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब आ जाते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक वो होता है जो प्राथमिक प्रदूषक जब बाहर निकलता है इंजन से तो वायुमंडल में मिलकर बना लेता है, उसे हम लोग द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं। जैसे कि स्मॉग हो गया, ओजोन हो गया, पैन हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सभी क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई प्राथमिक प्रदूषक जो इंजन से निकलता है वो पेट्रोल और डीजल इंजन से उसका निकलने का स्तर क्या होता है, मतलब किस इंजन से ज्यादा निकलता है, किस इंजन से कम निकलता है, और उसके निकलने का जो कारण है वो क्या होता है। अब बात करते हैं भाई, आपके मन में एक सवाल और आएगा कि भाई द्वितीयक प्रदूषक कैसे उत्सर्जन होता है, मतलब कैसे बनता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये नहीं पूछेगा आपसे कैसे बनेगा। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ओजोन है, जैसे आपका क्या है भाई, ओजोन, यानी कि O3 है, ओजोन है, O3 है, ठीक है। तो ये इसका उत्सर्जन कैसे होगा, ठीक है। देखो, जैसे सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जब आपका क्या मिलेगा भाई, सूर्य के प्रकाश में जब आपका मिलेगा हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के संयोजन से क्या बनता है, ओजोन बनता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड के संयोजन से क्या बनता है भैया, संयोजन से ओजोन बनता है, ओजोन बनता है। समझ गए बात को। तो ये इस तरीके से अदर भी, जैसे आप देखो दूसरा है आपका प्रकाश रासायनिक धुंध, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका प्रकाश रासायनिक, धुंध, यानी कि फोटो केमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। तो ये भी भाई जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आएगा तो ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा NOx प्लस HC प्लस सनलाइट, जब इसके संपर्क में आएगा तो ये आपका बन जाएगा फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो द्वितीयक प्रदूषक है यानी कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो क्या होता है भाई, वह आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं ये चीज आपको जो है समझ में आई होगी। अब आप यहाँ पे हेडिंग डाले ना पैन, ये पैन के बारे में लिखा हुआ है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। ये जो और प्रदूषक हैं ये द्वितीयक, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये करता क्या है, ये करता क्या है। तो आप कहोगे यह प्रदूषक आंखों और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करने के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर आप कहीं किसी ऐसे क्षेत्र में जाओगे जहां पर पैन की मात्रा ज्यादा है, पैन का मतलब वो वाला पैन कार्ड नहीं, ये पैन, पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। तो यह प्रदूषक जो है आंख और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भारी प्रदूषण होने पर, अगर पैन का जो प्रदूषण रहेगा वो क्या रहेगा, भारी मात्रा में रहेगा, तो क्या होगा भाई, यह आंखों से पानी आने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये आपका हो गया पैन, ये आपका हो गया पैन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं
नाइट्रस एसिड की। ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। जब हाइड्रोकार्बन आपका मिलेगा एटमॉस्फेयर में, जो आपका क्या है वाटर वेपर है, तो उससे क्या बना लेगा, नाइट्रस एसिड, यानी कि HNO2 को बना लेगा। क्या बना लेगा, HNO2। तो यह हल्का विषैले यौगिक है। इसके अलावा यह यौगिक श्वसन संबंधी परेशानियों का कारण बनता है। तो भाई इससे श्वसन लेने में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नाइट्रिक एसिड। अगला क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये भी क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है भाई, द्वितीयक प्रदूषक, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। तो ये क्या करता है भाई, यह प्रदूषक एक मजबूत एसिड है। जैसे आपको पता है HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है भाई, ये सभी एक मजबूत एसिड होते हैं। तो यह प्रदूषक एक मजबूत एसिड है, और इसके अलावा यह अम्लीय वर्षा का आवश्यक घटक है। यानी कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है भाई, HNO3 और H2SO4 के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, उच्च सांद्रता में यह त्वचा और आंखों को जला सकता है। ये सभी क्या है, ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे टॉपिक है। इसमें ऐसा नहीं बहुत आपको एकदम पढ़ना है या बहुत आपको हाई क्वालिटी पूछ लेगा, लेकिन जानना जरूरी है कि भाई पेन क्या है, नाइट्रस एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड क्या है, इनके बारे में जो है हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वाहन उत्सर्जन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी कि जो भी आपका वेहिकुलर इमिशन होता है, इसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। तो भाई सबसे पहला है आपका पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, जो आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ठोस कण होते हैं। ये ठोस कण यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स, ये ठोस कण होते हैं। अब ये जो ठोस कण होते हैं भाई, इनमें कई तरह के जो हानिकारक पदार्थ हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो जो है क्या होते हैं भाई, वो पड़े होते हैं। बहुत ढेर सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं इसमें। जैसे कि आप इसमें लिखो कि पार्टिकुलेट मैटर में आर्सेनिक, आप इसमें लिखोगे पार्टिकुलेट मैटर में आर्सेनिक, बेरिलियम, बेरिलियम, कैडमियम, कैडमियम, ठीक है, निकिल, सीसा, ठीक है, सीसा मतलब लेड, निकिल, सीसा, मैग्नीज, मैग्नीज, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम जैसे खतरनाक तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे क्या होते हैं भाई, खतरनाक तत्व क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, अब भाई जब ये जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, तो क्या होंगे, हानिकारक प्रभाव पैदा पैदा करेंगे। तो साइज के हिसाब से, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि है आपका PM10। अब PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका साइज को बता रहा है। जो भाई पार्टिकुलेट मैटर मैंने आपको बताया कि क्या है, कि ठोस कण है। ठोस कण जब होगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा दोस्त, उसका कोई ना कोई तो साइज होगा। ठोस कण का कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई साइज होगा। अब जब कोई साइज होगा तो भाई उसका माप तो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल है तो उसको माप तो सकते हैं। तो PM10 का मतलब ये होता है भाई कि इसका जो व्यास है या इसका जो साइज है, वो वो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के क्या है बीच है। तो PM10 क्या होगा भाई,
2.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से PM 2.5 है, मतलब इसका व्यास क्या होगा, इसका जो साइज होगा 2.5 माइक्रोमीटर। एक और आपका होता है जिसे हम लोग बोलते हो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, PM 0.1। इसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल, इसका जो साइज होता है मतलब 0.1 माइक्रोमीटर या उससे भी कम, उससे भी कम। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे कि भाई ये कैसे, जैसे PM10 का अगर आप PM10 के संपर्क में आते हो, पार्टिकुलेट मैटर अगर वो 10 के साइज का है तो ये आपके नाक और मुंह तक ही रह जाएगा, इसके बाद ये नहीं जाएगा। PM5 है, पार्टिकुलेट मैटर अगर 5 साइज का है, 5 PM5 का मतलब जिसका साइज 5 माइक्रोमीटर के आसपास रहेगा। एक माइक्रोमीटर में आप एक माइक्रोमीटर में आपको पता है 10⁻⁻6 मीटर, तो ये आपके गले तक पहुंच जाएगा। अगर PM 2.5 आप देखोगे भाई, आप देखोगे अब गर्मी का सीजन आ रहा है, अगर आप लोग एसी वगैरह आपके घर में होगा या लेने जाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग तरह के एसी होते हैं, उसमें आप देखोगे लिखा रहता है कि 2.5 PM 2.5 फिल्टर किसी एसी में अवेलेबल है, या PM 2.5 फिल्टर किसी एसी में अवेलेबल है या नहीं है। आप देखना सर्च करके, या एसी अगर आप लगवाने जा रहे होगे या आपके घर में एसी लगा होगा, देखना उसमें PM 2.5 फिल्टर है या नहीं है। तो PM 2.5 फिल्टर आपके फेफड़े तक पहुंच जाता है, और अगर अल्ट्रा फाइन वाले के संपर्क में आप आते हो तो ये आपके PM1 एकदम फेफड़े के अंदर, यानी कि वायु कोष्ठक जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एलिवेली, और वहां तक पहुंच जाता है। और आपको पता है जब आपके फेफड़े में ऑक्सीजन जाती है तो एलोवेली के थ्रू, यानी कि वायु कोष्ठकों के थ्रू वो ऑक्सीजन कहां पर जाती है, ब्लड में। और जब भाई ये एलोवेली तक पहुंच गया PM1 या PM 0.1, तो भाई ये क्या होगा, ये फिर आपके ब्लड में चला जाएगा। और इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, इसमें आपके आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, निकिल, सीसा, और ये पदार्थ जब आपके ब्लड में चले जाएंगे तो अलग अलग इनका जो आर्गन्स पर प्रभाव होगा ये उस पर प्रभाव डालेंगे। जैसे कि आप देखोगे लेड, तो लेड अगर आपके ब्लड में चला जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगा, तो नर्वस सिस्टम को, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, उसको क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकुलेट मैटर जो है हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, अब देखिए इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी ये पार्टिकुलेट मैटर के बारे में हमने जाना। आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, पीएम का स्वास्थ्य पर प्रभाव, PM का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी, क्योंकि अंदर पूरा चला जा रहा है। ठीक है, रूप में फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यहां तक कि इससे क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। पार्टिकुलेट मैटर क्या है भाई, इतना खतरनाक है। ठीक है सर, फिर तो एसी नहीं लगवाना चाहिए, लगवाना ही नहीं चाहिए। अरे भाई एसी क्यों नहीं लगवाना चाहिए, आप आपके एसी में जब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का फिल्टर लगा होगा तो भाई वो अंदर की हवा को साफ करेगा। एसी क्या करता है, एसी भाई आपकी हवा को खींचता है और फिर ठंडी हवा को फेंकता है। तो जब आपके अंदर की हवा को वो खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, तो वो जब जो डस्ट पार्टिकल PM 2.5 पार्टिकल है वो जाके उस फिल्टर से छन के फिर सही साफ हवा आपके पास आएगी। क्यों एसी नहीं लगवाना चाहिए, क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। ठीक है, अल्पकालिक प्रभाव के रूप में, मतलब अगर जैसे कि बहुत ज्यादा दिन आप संपर्क में नहीं रहते, ऐसी जगह पर रहते हो जहां कम प्रभाव है, तो इससे क्या हो सकता है भाई, अस्थमा के दौरे, आंखों, नाक एवं गले में जलन, क्योंकि आंखों, नाक और गले तक आपके पहुंच जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ। तो ये सभी क्या है भाई, जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर भैया क्या है, इतना खतरनाक है। पार्टिकुलेट मैटर क्या है दोस्त, इतना खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर इन कणों के कारण मधुमेह से पीड़ित लोगों में खतरा बढ़ जाता है, बच्चों में इन कणों के कारण जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े विकसित अवस्था में होते हैं। भाई जैसे बच्चे हैं, अगर ज्यादा इस कण के संपर्क में आएंगे तो उनके फेफड़े तो अभी विकसित ही नहीं हुए होते कि भाई लड़ सके उससे। ठीक है, तो उनको खतरा हो जाता है, और साथ ही साथ जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं उनको भी इससे ज्यादा खतरा होता है। खतरनाक मतलब मैटर है ये आपका, पार्टिकुलेट मैटर क्या है भाई, खतरनाक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब दूसरा जो प्रदूषक हो गया, ये क्या हो गया भैया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो यह प्राथमिक प्रदूषक के रूप में फेफड़ों में जलन उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव क्या है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है इसके प्रभाव क्या है भाई। नाइट्रोजन का ऑक्साइड आप जान चुके हो, पढ़ चुके हो, एग्जास्ट में सिस्टम में भी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यह प्राथमिक प्रदूषक के रूप में फेफड़ों में जलन उत्पन्न करता है। फेफड़े में जलन उत्पन्न होगी, निमोनिया एवं इन्फ्लुएंजा जैसे जो आपकी निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे श्वास संक्रमण के विरुद्ध शरीर की सुरक्षा तंत्र को क्या कर देता है भाई, कमजोर कर देता है। जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम है जो फेफड़ों में निमोनिया होने से या इन्फ्लुएंजा जैसे रोगों को रोकता है, मतलब लड़ता है, उस इम्यून सिस्टम को ही ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या कर देता है भाई, कमजोर कर देता है। मतलब जो रोगों से, फेफड़े से जो संबंधित रोग हैं, उन रोगों से जो लड़ने की क्षमता है उसको क्या कर देता है भाई, कम कर देता है। मतलब आप हो सकता है अगर किसी निमोनिया या इन्फ्लुएंजा के वायरस के संपर्क में आओ तो आपको, मतलब आपको नहीं, किसी को भी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम कर चुका है, समझ रहे हो। वाइस में क्या प्रॉब्लम हो गई भैया, अब नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 का निर्माण कर वाहनों आदि से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का कारक बनता है। जैसे भाई देखो NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकला, अब HNO3 तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस जो आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर है उससे मिलकर क्या बना लेगा, ये बना लेगा HNO3, तो जिससे क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी। साथ ही साथ जो वाहन से सल्फर के ऑक्साइड निकलता है, ये जो एटमॉस्फेयर में आपका क्या प्रेजेंट है, H2O वाटर, उससे मिलकर क्या बना लेता है, H2SO4 या H2SO3। तो ये सभी क्या होते हैं, अम्ल वर्षा के कारण होते हैं। और जब अम्ल वर्षा होती है तो भाई भवनों, फसलों, मनुष्यों आदि के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। और एसिड रेन का जो पीएच मान होता है कितना होता है, एसिड रेन का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होता है, ये कितना होता है भाई, ये 5.5 के आसपास होता है। 5.5 के आसपास जो है क्या होता है दोस्त, होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है भाई, सबसे खतरनाक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है भैया, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है, सबसे अधिक अधिक हानिकारक प्रदूषक, सबसे अधिक हानिकारक क्या है, प्रदूषक है। सबसे अधिक हानिकारक क्या है भैया, प्रदूषक है। और इसकी सारी चीजें मैं आपको इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में बता चुका हूं कि भाई गर्लफ्रेंड और फ्रेंड के माध्यम से मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो फिर से तो नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसका समझना है कार्य प्रणाली तो आप जाके इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम वाली जो क्लास है उसको देखिएगा। क्या करता है, जब ये यही एटमॉस्फेयर में, वैसे मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हमारा जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का परिवहन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन एक तत्व होता है वही पूरे ऑक्सीजन को बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाता है। अब जैसे मान के चलो मैं किसी ऐसी जगह पर चला गया जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होता है, चिपक जाता है और पूरे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्लो करने लगता है। ठीक है, जिसे आप लोग बोलते हो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे इससे प्रतिक्रिया समय में गड़बड़ी, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी आदि घटित होते हैं। और अगला क्या है, ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करने के कारण यह गैस क्या होगी, जो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता है
ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता है उसको क्या कर देती है भैया, उसको कम कर देती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करने के कारण यह गैस हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों में ऑक्सीजन क्षमता कम होने से सीने में दर्द उत्पन्न करता है। गर्भावस्था के दौरान इस गैस के उच्च सांद्रण के कारण प्रतिकूल प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। मतलब इसे हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपकी हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना आ सकता है, इन सारी चीजों में जो है आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है यह अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज में भी क्या करता है, योगदान देता है। और ठंड के मौसम में सीओ विषाक्तता के मामले बढ़ जाते हैं, यानी कि काज ऑफ सीओ पॉइजनिंग इंक्रीज ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अखबार पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई अंगीठी जला के सो गए बंद कमरे में और दम घुटने से मौत हो गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं भैया, दम घोटू गैस भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो ठंड के दिनों में इसके मामले जो है बढ़ जाते हैं। और रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है, इसलिए पता भी नहीं चलता कि भाई ये गैस आपके आसपास क्या है, मतलब प्रेजेंट है, आप पता ही नहीं लगा सकते। ठीक है, चलिए मुकेश कुमार भैया वॉइस आ रही है, आप अपना मोबाइल फिर से बंद करके फिर से चलाइए, अपना ईयरफोन ब्लूटूथ चेक करिए, सब सही है। ठीक है, चलिए। सर जी आपकी क्लास में मज़ा नहीं आता। भैया यहाँ डांस करके तुमको नाच गाना थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हारे मज़े के लिए। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो दोस्त। तुमको यहाँ मज़ा दिलाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो पढ़ाने आया हूँ। मज़ा दिलाने नहीं आया। मज़ा लेना है तो कहीं और जाओ यार, यहाँ क्यों आए हो क्लास में। ठीक है, अभी नए आदमी लगते हो तुम। ठीक है, अभी जिसने कंपटीशन प्रिपरेशन शुरू किया होगा, क्योंकि जो कंपटीशन प्रिपरेशन शुरू करता है ना भैया, उसको मजा चाहिए। जब 2-4 साल घिस लेता है तब उसको सारा मजा खत्म हो जाता है। तो भैया जहां मजा मिले वहां जाइए, और अगर पढ़ना हो, सिलेक्शन लेना हो, तो यहाँ क्लास में आइए। ठीक है भैया, चलिए अगली बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। अब यार ये सब सारी ऐसी चीज हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होती हैं। अगर आप थोड़े से भी जागरूक हो तो आपको पता होता है यार कि सल्फर डाइऑक्साइड 8th में, 9th में, 10th में, आजकल सीबीएसई बोर्ड में तो कक्षा 5-6 में पढ़ा देते हैं कि हाँ भैया अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो वाटर से मिलकर एसिड जो है अम्ल बना लेता है, एसिड बना लेता है, और फिर वही वर्षा के साथ, रेन के साथ बाहर आता है। ठीक है, और फिर उसे एसिड होता है, नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड विशेषकर डीजल डीजल इंजन से सल्फर डाइऑक्साइड विशेषकर निकलता है। और कोयले के जलने से क्या होता है भाई, कोयले के जलने से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी के फटने से बिजली संयंत्र आदि से क्या होता है, उत्पन्न होता है। और भाई यह वातावरण से प्रतिक्रिया करके बारीक कणों का निर्माण करता है। अन्य प्रदूषकों की तरह छोटे बच्चे एवं अस्थमा रोगियों के लिए क्या होता है, स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। भाई सल्फर डाइऑक्साइड है, अब ये जो छोटे बच्चों के लिए और जो अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए क्या करता है, स्वास्थ्य का जोखिम जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, यह गैस व्यक्तियों में आंखों में जलन, श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। बताओ इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है जो तुमको मैं मजा दिलाऊं, इसमें कैसा मजा इसमें तुमको दिलाऊं भैया, बताओ। चलो भाई थोड़ा सा इसको पढ़ लो, और इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन कुछ यहाँ से मैं करा देता हूँ। ठीक है, जो आपका ये SO2 है, SO2 हवा में मिलकर द्वितीयक प्रदूषक जैसे कि आपका सल्फेट, एरोसॉल, परिकुलेंट एवं अम्ल वर्षा का कारण भी बनता है। और जो अम्ल वर्षा है वो पेड़ों और पौधों को नुकसान पहुंचाता है, और पौधों के जो विकास है उसको क्या कर देता है भाई, उसको अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, चलिए तो ये एसिड रेन है। ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे कि भाई जैसे देखो यहाँ पर ये उद्योग लगा है, फैक्ट्री लगी है, और यहाँ पे ये वाहन चल रहा है। इस वाहन से या उद्योग से या फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, इस वाहन से या उद्योग या फैक्ट्री से निकल रहा है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ऊपर जाएगा, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट है जलवाष्प, वाटर वेपर, उससे मिलेगा और क्या बनाएगा, H2SO4 और HNO3।
H2SO4 HNO3, और उसके बाद फिर यही बारिश के फॉर्म में आएगा। तो बारिश के फॉर्म में आएगा तो देखो आपका भवन, फसलें, पेड़ पौधे सभी को क्या करेगा भाई, सभी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोग जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है दोस्त? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि जो आप देखोगे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का तापमान लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे जो बड़ा योगदान है वो किसका है भैया? वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 1/5 भाग, 1/5 भाग किससे उत्सर्जित होता है भाई? 1/5 भाग आपका परिवहन परिवहन या वाहन से उत्सर्जित होता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो CO2 उत्पन्न कर रही है, इसमें इसको उत्पन्न करने में जो वाहन या ट्रांसपोर्टेशन है, इसका कितना योगदान है भाई? इसका 20% का योगदान है। देखो, यह गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान कर विविध समस्याएं उत्पन्न करता है। विविध समस्याएं आप समझ रहे हो, ठीक है। CO2 की अधिक सांद्रता, अगर CO2 बहुत अधिक हो गया तो मनुष्य के किडनी के कैल्सिफिकेशन और हड्डी के डीमिनरलाइजेशन जैसे प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ये आपका डायरेक्ट जो है ह्यूमंस पर क्या है प्रभाव है, ह्यूमन बॉडी पर ये प्रभाव है। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हो गया दोस्त, इतना क्लियर हो गया। तो अब आइए बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। ठीक है, कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जैसे काफी लोग पूछते हैं भाई इस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछेगा, तो आइए कुछ प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि भाई बताओ फेम योजना किससे संबंधित है? फेम जो योजना है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। रात के समय साउंड पोल्यूशन कितना डेसिबल होना चाहिए? भाई अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे कि आपका रेसिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, या कोई शांत क्षेत्र है, तो सब के लिए अलग अलग मानक WHO के द्वारा तय किए गए हैं। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साउंड पोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो किस एरिया में रात के समय कितना, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया की बात करोगे तो इंडस्ट्रियल एरिया में दिन का अलग मानक है, रात का अलग है। कमर्शियल जो व्यापारिक क्षेत्र है वहां पे दिन का मानक अलग है, रात का मानक अलग है। इसी तरीके से जो रेसिडेंशियल एरिया है उसका दिन का स्टैंडर्ड अलग है, रात का स्टैंडर्ड अलग है। और जो आपका शांत क्षेत्र जैसे कि हॉस्पिटल या अन्य कोई चीज जहाँ शांति रखनी चाहिए, वहां दिन का मानक कुछ अलग है और रात का कुछ अलग है। ठीक है भाई। तो भाई जो फेम योजना है ये किससे संबंधित है? ये आपका इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फेम का फुल फॉर्म बता दीजिए, फेम का फुल फॉर्म आपको बताना है। कोई बता सकता है क्या भाई? देख के नहीं, अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप लिख लीजिए इसका फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फास्टर एडॉप्शन यानी कि किसी चीज को एडॉप्ट करना। ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये फेम योजना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वाहन बाजार में 100% तक इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य रखा गया है। अभी देखो लक्ष्य रखा जाता है, लक्ष्य तो बहुत कुछ रखा जाता है कि भाई 2 करोड़ रोजगार मिलेगा आपको हर साल, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। जो डाटा है बस उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको कह यार अभी तो 2025 चल रहा है, अभी तो 5% भी ईवी नहीं आया है, तो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है? भारतीय वाहन बाजार में 100% तक इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य ये 2030 तक रखा गया है। 2030 तक क्या हो गया है, रखा गया है। ठीक है, वो 30 तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बजट 2023 में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कौन सी योजना लागू करने की सिफारिश की थी? भाई ये सभी जो प्रश्न हैं ये प्रदूषण से क्या है रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि 15 साल से जब अधिक पुराना वाहन हो जाएगा तो भाई वो अधिक प्रदूषण करेगा। तो प्रदूषण को कम करने के लिए 2023 के बजट में ये योजना आई कि भैया 15 साल से जो अधिक पुराने वाहन है उनको स्क्रैप कर दिया जाए, मतलब अब उनको सड़कों पर ना चलाया जाए। आपको पता है चलते हैं, सब वाहन चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो नियम कानून है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कौन सी योजना लागू करने की सिफारिश की? तो भाई ये थी आपकी स्क्रैप स्कीम 2023। कौन सी योजना थी दोस्त? स्क्रैप स्कीम 2023, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे क्या नहीं है। क्या मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों का अगर आप यूज करते हो तो उसके फायदा क्या नहीं है? तो भाई देखो, वायु प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना, बिल्कुल। अगर आप ईवी यूज करते हो तो वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी। जो अभी आप देखोगे इतने देशों से हमको ऑयल खरीदना पड़ता है। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण कम करना, तो भाई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखो बगल से कोई स्कूटी निकल जाए या कोई ईवी का कार निकल जाए तो देखो उससे क्या होता है, आवाज बहुत कम आती है। पूछा है कौन सा फायदा नहीं है, क्या फायदा नहीं है? तो आप कहोगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक करता है। नहीं भाई, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक नहीं करता है, तो यही इसका फायदा नहीं है। आपसे नहीं पूछा क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गैर वाहन प्रदूषक है? गैर वाहन प्रदूषक यानी कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो वाहन से नहीं निकलता है, जो वाहन से क्या होता है भैया, नहीं निकलता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कणिका तत्व, मतलब भैया पार्टिकुलेट मैटर। तो भाई देखो पार्टिकुलेट मैटर तो वहां से निकलता है, हाइड्रोकार्बन वाहन से निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड वाहन से निकलेगा, क्या वाहन से नहीं निकलेगा? तो आप क्या बताओगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बोलते हैं CFC। ये कहां से निकलता है भाई? ये आपका AC, फ्रिज, ठीक है, वहां से निकलता है। और क्या करता है, ओजोन के क्षरण में ये योगदान देता है। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन के क्षरण में सहायक होता है। तो इससे ओजोन परत क्या होती है, कमजोर होती है। जितना ज्यादा निकलेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उतना ज्यादा जो है ओजोन परत कमजोर होगी। और अगर ओजोन परत कमजोर होगी, ओजोन लेयर करब जो है आपकी क्या होगी, मतलब कमजोर होगी, उतना ज्यादा जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं यानी कि पराबैंगनी किरणें हैं वो आप तक पहुंचेंगी। जब आप तक पहुंचेंगी त्वचा को नुकसान पहुंचाएंगी, आंखों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो इसलिए ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। ओजोन लेयर किस लेयर में, किस उसमें पाई जाती है, समतापमंडल में पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है किस प्रदूषक से हृदय वाहिका प्रणाली प्रभावित होती है? हृदय वाहिका प्रणाली क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब देखो भाई हृदय वाहिका प्रणाली किससे प्रभावित होती है ये आपको बताना है, ठीक है। प्रीवियस पेपर तो बहुत डीप चल रहा है हमारा सिलेबस, मैंने कोई कल पेपर देखा तो क्या करें भैया बताइए। ना पढ़ाएं, डीप ना पढ़ाएं, जैसी आपकी इच्छा आप कहिए वैसा हम करें। और डीप पूछ लेगा तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ लड़का किताब उठा के लाएगा, तो उससे एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो यहीं लोटने पोटने लगता है कि अरे क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ। भले क्वेश्चन उससे सब टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो, तुम्हारा काम है भैया पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। बाकी आप डिसाइड कर लो कि क्या डीप है क्या हल्का है, पढ़ना है आपको या नहीं पढ़ना है, वो सब आपके ऊपर है। भाई हमारा काम है पढ़ाना, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको पढ़ना है ना पढ़े। जिसको लगता है ये डीप है या ये बहुत ज्यादा गहरा है तो भाई ना पढ़े, वो जो हल्का चीज है उसको पढ़े पेपर के हिसाब से। ऐसा तो है नहीं भाई कोई जबरदस्ती है कि आप पढ़ो ही उसको। अगर आप इतना एनालाइज कर सक रहे हो कि भाई पेपर के हिसाब से कोई चीज डीप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो आप उसको मत पढ़िए, आप अपने पेपर के लेवल तक का ही पढ़िए। जिसको डीप पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, ये तो सिंपल सी चीज है यार, ठीक है। चलिए कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए, कहाँ कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए भाई? एसी में कौन सा फिल्टर, कोई फिल्टर आप अपने से लगा ही नहीं सकते। वो इनबिल्ट फिल्टर अगर एसी में रहेगा, कहेगा PM 2.5 फिल्टर है तो आप उस एसी को ले लेना, नहीं है तो मत लेना।
और बाकी ऐसे भी फिल्टर फिल्टर ले लोगे, कुछ नहीं है, बाहर तो जाओगे ही यार, क्या दिन भर घर में ही बैठे रहोगे क्या? समझ रहे हो ना? तो कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये कंपनी आपको देती है कि भैया इसमें PM 2.5 फिल्टर इंस्टॉल्ड है, तो अगर आपको लेना है तो PM 2.5 फिल्टर वाला एसी बढ़िया होता है, आप उसको ले सकते हैं। जब तक आप रूम में रहोगे वो आपकी हवा को क्या कर देगा, साफ साफ करेगा, मतलब आप अच्छे एटमॉस्फेयर में रहोगे। बाकी बाहर तो जाना ही है, बाहर की स्थिति देख रहे हो। ठीक है, चलिए। तो किस प्रदूषक से? तो भैया ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये जो है ब्लड के साथ जो है खुद जाने लगता है, ऑक्सीजन को नहीं जाने देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो सर्वाधिक सर्वाधिक अगर इस चारों में से बात करोगे तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो हानिकारक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कौन सा होता है भाई? सबसे ज्यादा जो हानिकारक होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कैसे पूछेगा? जैसे कि पिछली बार पूछा था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है और कौन सा, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो ओजोन वहां पे सही उत्तर होगा। ठीक है, तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो भाई PAN होगा, ये PAN, ये एन है भैया, ये एन कर लो, पैन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, स्मॉग, ओजोन, ये सभी क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपका क्या है भैया? ये आपका प्राथमिक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का प्रश्न बनेगा। ठीक है भाई, 10 नंबर का होता है भैया, 10 नंबर या 9 नंबर। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई सवाल हो आज की क्लास से तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास से अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से पूछिए, 1-2 मिनट का समय है, इसके बाद जो है आपकी क्लास मैथ की शुरू हो जाएगी। बाकी जिनको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं क्लास को छोड़कर, और जिनको कोई डाउट है वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। कंबाइंड PDF कब मिलेगी नहीं पता दोस्त, आप ग्रुप में जो है जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको टैग करिए और कंबाइंड PDF ले लीजिए। नहीं तो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि आप PDF डाउनलोड करिए, क्लास के साथ लगी हुई है, एक सिंपल सा कोई सॉफ्टवेयर आप जाएंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उस PDF को मर्ज कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल भैया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सुनील भैया, बिल्कुल हो जाएगा। और कोई सवाल हो आज की क्लास से तो भाई बताइए। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे भैया? ये तो किसी को नहीं पता इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कोई टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके नहीं दिए हुए हैं। आप सिर्फ सिंपल सा इतना दिया हुआ है 50 नंबर का व्हीकल मेंटेनेंस और ड्राइवर। अब उसमें से किस टॉपिक से वो कितना सवाल पूछता है भैया, वो एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है, एक बार और समझा दीजिए, क्या एक बार और समझा दे भाई, क्या एक बार और समझा दे? टेक्निकल क्वेश्चन कितने होते हैं? टेक्निकल क्वेश्चन भैया पिछली बार 15 थे, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ इस बार हो सकता है 40 भी हो जाएं, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर का अगर सिलेबस देखोगे तो उसने लिखा है 50 नंबर का टेक्निकल और ड्राइवर। उसने कभी ये लिखा ही नहीं, पिछली बार लिखा ही नहीं था कि भैया इतने का टेक्निकल पूछेंगे, इतने का ड्राइवर पूछेंगे। तो मैं आपको फिर से आगाह कर रहा हूं कि आपको दोनों पॉइंट पर इक्वली फोकस करना है। कहीं से भी वो किसी भी टॉपिक से कितने भी प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। और कोई सवाल हो भाई आज की क्लास से तो बताइए। अभी है भाई, पढ़ते रहिए अभी, ठीक है, अभी है। टेक्निकल और मैकेनिकल अलग अलग होता है क्या? भाई चाहे टेक्निकल का हो चाहे मैकेनिकल का हो, कुछ भी बोल लो, उसमें आपको दिमाग नहीं रहना, जितना पढ़ा जा रहा है आप उसको पढ़ना है। अब वही टॉपिक अगर आप किताब से भी पढ़ सकते हो तो आप किताब से भी पढ़ो। ठीक है भाई, चलिए। रिवीजन कैसे करें भाई? रिवीजन जो आपने नोट्स बनाया उसी से रिवीजन करिए, या क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उस क्लास को फिर से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। अमन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए और बताइए, कितने नंबर आ जाएगा तो हो जाएगा? होने को तो आपका 60 पे भी हो जाए, लेकिन आप टारगेट रखिए 75 से 80। 75 से 80 पे भैया उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार 1400 वाला कुछ पोस्ट थी,
इस बार सुनने में आ रहा है कि 600-700 ही पोस्ट हो सकता है, या जो सुनने में आ रहा है, अभी ऑफिशियल तो कुछ नहीं है। तो आप 75 से 80 का टारगेट रखो, तभी कुछ हो पाएगा दोस्त, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब अगर पिछली बार की तरह पेपर आया, समझ रहे हो ना, सारी उसमें टर्म एंड कंडीशन होती हैं। अगर पिछली बार की तरह पेपर आया, जैसे पिछली बार का पेपर बहुत हार्ड नहीं था, तो पिछली बार की तरह पेपर आया तो भैया 75 से 80 आप अपना टारगेट रखना। ठीक है। चलिए, ज्यादा सीओ किस इंजन से निकलती है, इसी क्लास में दोस्त मैं बताया हूं आपको। इसी क्लास में आप पीछे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा सीओ किस इंजन से निकलती है। ठीक है। चलिए, पीडीएफ का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे भैया? पीडीएफ जब आप खोलोगे तो आपको 3 लाइन मिलेगी बगल में, उसमें एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप पीडीएफ आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, और फिर आप वहां से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है भाई। चलिए, 75-80 कौन सी कैटेगरी के लिए भाई? कैटेगरी कैटेगरी मत देखो मेरे दोस्त, अभी बता रहा हूँ, कैटेगरी कैटेगरी मत देखो। अपना टारगेट 75 से 80 करो, किसी भी कैटेगरी के हो यार। अगर तुम्हारी क्षमता है 75 से, तुम कैटेगरी क्यों देखोगे? अब तुम कैटेगरी के नंबर देख लोगे, अरे यार जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि SC ST का 60 ही जाता है, तो 60 का ही दम लगाओगे ना। हम कहते हैं दम लगाओ 80 का, किसी भी कैटेगरी को यार। अभी आपके पास समय है, तो आप 75-80 क्यों नहीं सोच सकते, या 70 क्यों नहीं सोच सकते? कम से कम 70 तो सोच ही सकते हो। कैटेगरी का नंबर क्यों देखना भाई? ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, तो आपका सिलेबस एकदम सही स्पीड से, सही रफ्तार से चल रहा है। एक एक टॉपिक ऐसे हम लोग कवर करते चलेंगे, और बहुत सही समय पर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो कितना बचा है, कितना दिन लगेगा, ये सब चक्कर में मत पड़ो दोस्त। मैं जितना पढ़ाता हूँ पढ़ते चलो, जिस दिन खत्म होना होगा उसके 2-4 दिन पहले मैं बता दूंगा कि भैया आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है। तो आज के सेशन यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।